नमस्कार, मैं हूं श्वेता। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले खबर बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 74वां जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने गंगा नदी के बीचों बीच अनोखे अंदाज में क्रूज पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। वहीं कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। 2025 में हम लोगों की सरकार भारी बहुमत से विजय हासिल कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक मुद्दे को लेकर काफी बातचीत करते हुए नजर आते हैं। वो मुद्दा है कानून व्यवस्था का। अब इसी को लेकर एक बार फिर बिहार के सीएम ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो। उन्होंने आला अधिकारियों को इस मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मद्य निषेध और विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में पुलिस महानिदेशक और मद्य निर्देश उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अध्ययन विधि व्यवस्था एवं शराबबंदी को बेहतर ढंग से लागू करने को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर तंज कसा है। एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा, जब बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने पर रोक है तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी। इस पोस्ट पर एनडीए के मंत्री और नेताओं ने रिएक्शन देते हुए तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी के ट्वीट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पहले तेजस्वी को अपने पिता को हटाने का संकल्प करना चाहिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। व्यक्तिगत आरोप लगाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग सत्ता की बेचैनी में हैं। सत्ता की बेचैनी में रहने वाले लोग पाखंड षड्यंत्र रचकर सत्ता का खेल खेलते हैं और नैतिकता त्याग देते हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जैसे संस्कार उनके परिवार में रहे हैं, अपने वरिष्ठों को इस प्रकार बधाई देते हैं, इससे उनके संस्कार दिखते हैं। नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में बिहार पिछले 2 दशकों में विकास के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ा है, एक नई ऊंचाइयों को बिहार ने छुआ है। बिहार ने अपनी तस्वीर भी बदली है और युवाओं की तकदीर भी बदली है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर हम सब लोग उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन इसी तरीके से मिलता रहे और वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की प्रगति में इसी प्रकार से काम करते रहें। ईश्वर उनको शक्ति दे, स्वस्थ रहे, ये ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। भागलपुर में राजद महिला प्रकोष्ठ ने डीएम कार्यालय के परिसर में धरने पर बैठ गई। महिला प्रकोष्ठ सीमा जायसवाल ने जेडीयू के कार्यकर्ता गुड्डू यादव पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गुड्डू यादव की गिरफ्तारी की मांग की गई है। सीमा जायसवाल का आरोप है कि गुड्डू यादव लगातार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। इसी को लेकर इशाज चक थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं मामले को लेकर भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल ने कहा कि गुड्डू यादव जदयू के कार्यकर्ता नहीं है। जिला अध्यक्ष से जानकारी ली जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता हो या कोई और, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के जरिए शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजन किया गया। ये आयोजन समीक्षा भवन में किया गया। इस दौरान 1140 सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें 100 शिक्षकों को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा समीक्षा भवन में नियुक्ति पत्र दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जो भी शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने आए थे, उनमें कुछ शिक्षक तो काफी खुश दिखे, लेकिन कुछ शिक्षकों को साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों को इसमें कोई विशेष फायदा नहीं है। हम लोग तकरीबन 12-13 साल से शिक्षक का कार्य विद्यालय में कर रहे हैं। पहले भी कुशलता से करते थे, आगे भी कुशलता से करेंगे। हमें सीनियर वर्ग में रखा जाए और वेतन वृद्धि का भी ध्यान रखा जाए, जिससे हम लोग और ऊर्जा से कार्य कर सकें। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के अलावा पीर पैंती विधायक ललन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण करने वाले इस जिले में कुल 1152 शिक्षक हैं, जिनमें से कि 100 शिक्षकों को सिंबॉलिक स्तर पे यहाँ पे माननीय विधायक जी, माननीय विधान पार्षद महोदय, समस्त जनप्रतिनिधियों के समक्ष, समस्त अधिकारियों के समक्ष जिला स्तर पर 100 शिक्षकों को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वितरण किया गया है। और शेष सभी प्रखंडों में कैंप लगे हुए हैं और वहाँ पे भी सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है। मैं समस्त शिक्षकों को इस अवसर पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अब उन्हें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बीपीएससी उत्तीर्ण जितने भी शिक्षकगण हैं, उनके समतुल्य उनके अनुसार ही उनको राशि मिलेगी। ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अवसर पर मैंने समस्त शिक्षकों से अनुरोध भी किया है कि हम सभी सभी जो है बच्चों के प्रति पूरी सजगता से, पूरे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अगली खबर रांची झारखंड से है, जहां 2 दिवसीय नवनिर्वाचित सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी नवनिर्वाचित सदस्य शरीक हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा संविधान सभी देशों के संविधान से बहुत अच्छा है। हम अपनी भूमिका कैसे निभाएं, वो अपने ऊपर निर्भर करता है। सदन में कई ऐसे सदस्य आते हैं जो विदेशों में पढ़े लिखे हैं और कई पढ़े लिखे नहीं होते। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विधायिका शासन का संचालन करती है, जिम्मेदारियों का निर्माण करते हैं, विधानसभा के सदस्य के रूप में बनाए जाने वाले कामों पर चर्चा करते हैं और इसका राज्य और राज्य की जनता पर प्रभाव होता है। उसके द्वारा बनाए गए विधायी कार्य को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने सवाल उठाते हुए विधानसभा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 81 विधायक में मात्र 10-12 ही पहुंचे थे। अनुशासनहीनता बढ़ रही है। संसद की कार्यवाही टीवी, सोशल मीडिया पर देखकर विधायक भी वही करते हैं। संसदीय कार्यप्रणाली की गरिमा धीरे धीरे धूमिल हो रही है। कैग की रिपोर्ट ने झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में केवल 32% ही खर्च हुई। शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं है, जिससे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गईं। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बताया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड राहत और चिकित्सा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को जो आर्थिक सहायता दी थी, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस फंड का केवल 32% हिस्सा ही खर्च किया गया, जबकि बाकी राशि का उपयोग
कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। झारखंड राज्य में सत्ता पर काबिज पार्टी जेएमएम ने 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक सदस्यता अभियान चलाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे राज्य में सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया था। इसी बीच बोकारो में सदस्यता अभियान में बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अभियान से सभी नेता काफी उत्साहित हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में 50 लाख सदस्यों का लक्ष्य पूरा हो चुका है और बोकारो से 1 लाख लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, जिसमें दूसरे दल से आए लोग और काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। नेताओं का कहना है कि आने वाले 2029 तक राज्य में विपक्ष का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सारे एक कार्यकर्ता, एक संयोजक मंडली के सदस्य और जितने हमारे ग्रास रूट के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग लगकर और जो सदस्यता अभियान है युद्ध स्तर पर चलाने का काम किया है। जिस तरह माननीय गुरुजी ने जो निर्देश दिया, कार्यकारी अध्यक्ष हमारे हेमंत सोरेन जी का जो निर्देश हुआ, हमारे जो है पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे जी का जो निर्देश हुआ, एक एक चीज जो है उस निर्देश का पालन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता करते हुए तमाम और जितने भी विभिन्न पार्टी के लोग हैं उनको हम लोग सदस्य बनाने का काम किए और उनको हम लोग अपने पार्टी में जोड़ने का काम किए। झारखंड के बोकारो में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम बोकारो चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी फुटबॉल मैच में किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो एवं जिला प्रशासन द्वारा किया गया। उच्च न्यायालय सह कार्यकारी अध्यक्ष झालसा न्यायमूर्ति सुजीत ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथियों में न्यायमूर्ति अंजना अस्थाना सहित जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप छत्तीसगढ़ आइए, निवेश करिए और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहभागी बने। ये बातें सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों से कही है। सीएम विष्णुदेव ने कहा कि विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ को समर्पित हमारी नई उद्योग नीति लागू होने से अब तक राज्य सरकार को 1,23,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य सरकार न्यूनतम प्रशासन अधिनियम प्रोत्साहन, उद्यमियों को निवेश अनुकूल माहौल और हर संभव सहयोग दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की महती योजना रैंप का प्रदेश में शुभारंभ किया। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से लगातार बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है, उसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और पिछले समय बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन हुआ था, जिसमें 1,65,000 हमारे बेटा बेटी शामिल हुए। उसी तरह से अबुझमाड़ मैराथन का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें 8,000 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 21 किलोमीटर का ये पीस मैराथन का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इससे बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम होने में और सहयोगी होगा ये मैराथन। रायपुर नगरीय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, जहां महापौर मीनल चौबे के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनके पुत्र द्वारा सड़क पर ही केक काटकर उत्साह मनाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसके बाद पूर्व महापौर ने इस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र में 3 वर्ष पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 साल पहले सड़क किनारे 9 टुकड़ों में जिस व्यक्ति की आधी जली हुई लाश बरामद हुई थी, आखिर 3 साल बाद इस मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल कोरंधा क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर निवासी कमिल साय की सड़क किनारे 9 टुकड़ों में फरवरी 2024 में लाश बरामद हुई थी। इस हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि भवानीपुर में गांव के 3 व्यक्ति फुलेश्वर राम, नंदलाल और राहुल उर्फ दीपक चंद ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने अपने मटर के खेत के पास विद्युत तार लगाया हुआ था, जिसकी चपेट में कमिल शाह आ गया। इस घटना को छिपाने के लिए आरोपियों ने कमिल शाह के 9 टुकड़े कर बोरी में लाश भरकर सड़क के किनारे फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। करौंधा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कराड़ में आज से 3 वर्ष पूर्व वर्ष 2022 में एक अज्ञात व्यक्ति की 36 लाश मिली थी। इसकी रिपोर्ट पर अपराध साधारण का पंजीयन कर विवेचना में लिया गया था। अज्ञात आरोपी की तलाश लगातार की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे नए सिरे से जांच योजना शुरू किया गया और मुखबिर सूचना एवं टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर 3 व्यक्ति कुलेश्वर राय, नंदलाल एवं राहुल को हिरासत में लिया गया, जिनसे कड़ाई से घटना के बारे में पूछताछ किया गया, जिन्होंने घटना घटित करना स्वीकार किया, जिन्हें हिरासत में गिरफ्तार कर रिमांड में पेश किया गया है। बात करेंगे यहाँ मध्य प्रदेश की, जहाँ भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र के जसिकपुरा गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जुए के विवाद के बाद देर रात एक युवक को गोली मार दी गई, मगर जब इतने में ही दिल नहीं भरा तो पत्थर से युवक की सिर को कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई। पूरी घटना पुरानी रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है। दरअसल बीती रात महगांव थाना क्षेत्र के जिसकपुरा गांव में रविंद्र को न सिर्फ गोली मारकर बल्कि सिर को पत्थर से कुचलकर बेरहमी से मार डाला गया। बताया जा रहा है कि 2016 में मृतक रविंद्र ने आरोपी जितेंद्र नरवरिया के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके चलते आरोपी के द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि मृतक 8 साल की सजा काटकर जेल से छूट कर आया था और आरोपी ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए युवक पर गोली चला दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के दतिया में देर रात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक सराफा व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर फरार कर दिया, जिससे व्यापारी घायल हो गया और बदमाश 30 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। ये वारदात दतिया जिले के बड़ौनी कस्बे की है। दरअसल दतिया के थाना बड़ौनी क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास भैरव मंदिर के सामने पहले बदमाशों ने सराफा व्यापारी ऋषभ सोनी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, फिर फरार कर दिया। इसके बाद बदमाश ऋषभ का 30 लाख रुपए के जेवरातों से भरा बैग छीन ले गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां की राजनीति में कब कौन सा धमाका हो जाए ये किसी राजनीतिक पंडित को नहीं पता होता। फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच लगातार बढ़ती तनातनी की खबरें सुर्खियों में हैं। महायुति सरकार बनने के बाद से ही लगातार दोनों नेताओं के बीच खींचतान की स्थिति बनी हुई है।
ताज़ा मामला तब सामने आया जब फडणवीस ने शिंदे सरकार के दौरान किए गए एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी। 3,200 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य विभाग की परियोजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। फडणवीस के इस कदम ने शिंदे कैंप को तगड़ा झटका लगा है। यही नहीं, वहां नेताओं की बैठकें भी कई चीजों की तरफ इशारा कर रही है। महाराष्ट्र के कल्याण टिटवाला में एक युवती ने अपने प्रेमी और उसके परिवार वालों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले उसने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने अपने प्रेमी और उसकी बहनों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में टिटवाला पुलिस थाने में आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार टिटवाला की रहने वाली 32 वर्षीय सुमन मनछिद्र ने प्रेमी की प्रताड़ना से तंग आकर ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि सुमन और सचिन शास्त्री के बीच पिछले 10 वर्षों से प्रेम संबंध था। सचिन ने सुमन को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन 5 साल पहले उसने गायत्री नाम की युवती से शादी कर ली। सचिन की पत्नी गायत्री को जब उसके प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो सचिन और उसके परिवार ने सुमन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परिवार के लोग और सचिन उसे लगातार फोन पर परेशान करने लगे, जिससे वो तनाव में आ गई। इस उत्पीड़न से तंग आकर सुमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद टिटवाला पुलिस ने सचिन शास्त्री के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 महीने की गर्भवती नाबालिग लड़की का रिश्तेदारों ने गर्भपात कराया और उस भ्रूण को जमीन में दफना दिया ताकि किसी को पता ना चले। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ बार बार जबरदस्ती की, जिसके परिणाम स्वरूप नाबालिग लड़की 7 महीने की गर्भवती हो गई। जैसे ही आरोपी को इस बात का पता चला तो उसने और उसके रिश्तेदारों ने उसे गर्भपात की गोलियां दे दी। इसके बाद 7वें महीने में उसका गर्भपात हो गया, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए आरोपी ने एक जगह जाकर भ्रूण को जमीन में दफना दिया। अब जब नाबालिग लड़की का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था तो पुलिस को इसकी जानकारी हुई। अब पुलिस ने आरोपी का साथ देने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी को सेंट्रल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने भ्रूण को जमीन से निकालकर डीएनए सैंपल ले लिया है। दिनांक 24/2/2025 रोजी एक अल्पवयीन मुलगी दवाखान्यात ऍडमिट होती। तिच्या तक्रारीवरून हे शेजारीच राहणारा सागर ढमणे नावाच्या युवकानं ती अल्पवयीन असलेल्या माहीत असताना सुद्धा तिची जबरदस्तीनं शारीरिक संभोग केले व ती 7 महिन्याची गरोदर आहे व तिला गर्भपात करण्यासाठी तिला गोळ्या दिल्या आणि तिचा गर्भपात केला। त्यामुळं त्याच्यावरती आणि त्याला जे सहाय्य करणारी त्याची सासू आणि तिचे नातेवाईक यांना यांच्याविरुद्ध सगळ्यांच्या विरोधात आपण गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याच्यामध्ये सागर ढमणे यास अटक केलेली आहे आणि त्यातला जो गर्भपात केलेला जो गर्भ आहे हा गर्भपात आरोपीनं गर्भ ज्या ठिकाणी पुरला होता तो काढून त्याचा डीएनए सॅम्पल काढलेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की घटना पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी एक्शन मोड में है। उन्होंने शनिवार को इस मामले में सरकारी स्कूलों के 4 और निजी स्कूल के 1 निरीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
साथ ही शुरुआती जांच में दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 4 डीएसपी और 3 एसएचओ भी शामिल हैं। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक से राज्य में बवाल मचा हुआ है। बीते दिन नूंह और सोनीपत में पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसमें परीक्षा केंद्रों से बाहर पेपर निकालने का दावा किया गया था। वहीं पेपर लीक पर सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा, हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का काम कर रही है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से, जहां अखिल भारतीय चौरसिया समाज का 24वां परिवार मिलन समारोह और सामूहिक विवाह कार्यक्रम कानपुर में संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह समारोह 25 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। वरमाला के बाद सभी जोड़ों को घर गृहस्थी का सामान दिया गया। चौरसिया समाज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इस बार 2 दिव्यांग जोड़ों का भी विवाह संपन्न कराया गया। आपको बता दें कि विगत 22 सामूहिक विवाह के अंतर्गत अब तक 1140 जोड़ों का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा चुका है। अखिल भारतीय चौरसिया समाज के मुख्य मार्गदर्शक आनंद कुमार चौरसिया ने समाज के सभी बुद्धिजीवियों का आह्वान करते हुए कहा कि इस अवसर का सदुपयोग हो एवं समाज के युवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए उपायों पर चर्चा होनी चाहिए। आनंद चौरसिया ने समाज के सभी वर्गों को समानांतर करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने समाज के बच्चों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना समय की मांग है। ऐसा सभी समाजों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित होना चाहिए, तभी हमारा प्रदेश देश को और मजबूती देगा। अखिल भारतीय चौरसिया समाज कानपुर द्वारा आयोजित ये 24वां मिलन समारोह है, सम्मेलन है, जिसमें हैं आज 25 जोड़ों की शादियां संपन्न की जा रही हैं और विगत 24-25 साल से ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है। इसमें समाज के विभिन्न लोगों ने मिल कर के अपनी क्षमता अनुसार जो भी बन पड़ा है उनसे उन्होंने बच्चों के लिए अपना गिफ्ट उपहार ला कर के यहाँ पे सबको प्रस्तुत किया है, जिसकी वजह से कन्याओं को एक बहुत अच्छा सामान की लिस्ट उनके पास तैयार हो गई है, जिससे वो खुश हो सकते हैं। कहाँ के जोड़े इसमें सम्मिलित और किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर? कानपुर के आसपास के सारे आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ के ही हैं और वहाँ के जोड़े हैं और उन लोगों को अलग से रहने की व्यवस्था की गई है। जो वो धर्मशाला में रहते हैं, रात में आते हैं, रुकते हैं और सुबह तैयार होकर के यहाँ पर आते हैं। कन्याएं पहले आती हैं और वर की बारात निकलती है, जिससे वो फिर ऐसा लगता है कि सचमुच में बारात आ रही है और बारात लेकर के वो लोग आते हैं। फिर यहाँ पे जयमाल होता है स्टेज पे और उसके बाद पे शादी समारोह होता है, फेरे वगैरह होते हैं और रात शाम को 5-6 बजे तक विदाई हो जाती है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। विंध्याचल धाम में नगर निगम के जरिए जलापूर्ति पूरी करने के लिए नई पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे गंदा पानी घरों में पहुंचने लगा। वहीं इस दूषित पानी को पीने से 24 लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें से 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और शेष 12 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। कोतवाली रोड और बरतर मोहल्ले के निवासी इस दूषित पानी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नगर पालिका परिषद के अधिकांश अधिकारी गोलालाल ने कहा कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत जल्द की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि नई पाइपलाइन बिछाने के दौरान लीकेज की समस्या आई है।
खबर मुरादाबाद के गांव समसपुर से है, जहां ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर गंदगी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ग्रामीणों का आरोप है कि काफी समय से स्कूल के रास्ते में जल भराव हो रखा है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को गंदे पानी में होकर स्कूल जाना पड़ता है। गांव में बनी कच्ची नालियों में भी सफाई नहीं हो पा रही। ग्रामीणों ने कई बार तहसील में उच्च अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब ये रास्ता है, ये सब खराब पड़ी है, कम से कम हो गए इनकी प्रधानी था तो कोई काम ही नहीं मालूम पड़ रहा है। सब ऐसी गंदी नाली पड़ी है, ना सफाई है ना कुछ भी करवाने को तैयार ही नहीं है। कई बार शिकायत भी कर दी है। कहाँ शिकायत करी? सब तहसील में करी है। क्या बोला? साहब करवा देंगे, मैडम वीडियो साहब भी आए थे, देख के भी साहब 1 महीने में तुम्हारा ये खरंजे सब पड़ जाएंगे ये स्टूडियो। अब दिक्कत ये है, आने जाने की बहुत परेशानी है, कोई सवारी भी नहीं जा रही अंदर के लिए, पानी सिगरे में बहता घूर रहा है। स्टेट लाइव में इतना ही, धन्यवाद।